दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी वीडियो की जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक डिक्टेटर, एक तानाशाह करार दिया। ध्रुव राठी, जो कि जर्मनी में रहते हैं, इंडिया के ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं, इंडियन ऑडियंस से अपना पैसा कमाते हैं, इंडियन ऑडियंस को अपना कोर्स सेल करते हैं। वह इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बोलकर विश्व भर में इंडिया की बुराई करते हैं और उसी को बेचते हैं। आइए देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू और समझते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी सच्चाई है इनके हाफ बेक्ड नॉलेज में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही फैक्ट चेकिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा ताकि कोई भी देश के लोगों को गुमराह ना कर सके। श्री नरेंद्र मोदी जी को डिक्टेटर बताने से पहले आइए जानते हैं डिक्टेटरशिप होती क्या है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिक्टेटरशिप्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग: सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन एंड सिविल लिबर्टीज, प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, rule by decree, repression of political opponents not abiding by the procedure of the rule of law, and the existence of a cult of personality centered on the leader. अगर पहले पॉइंट की ही बात करी जाए तो सस्पेंशन ऑफ इलेक्शंस, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं, प्रॉपर ईवीएम से इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, जितनी इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है उतनी पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलती होगी, फिर भी क्या कहेंगे कि डिक्टेटरशिप चल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच देखनी है तो आप सिर्फ ये विडियो देख लीजिए। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। इस बार जो आएगी सरकार आए, कांग्रेस आए, हमारे दिल की यही है। दिल में तो और कुछ भी है, दिल में और कुछ भी है, बहुत कुछ है। बवाल मचाना है। बवाल मचाना? हाँ। कल कैसे मचाना? बवाल जैसे मचाएंगे, जैसे सरकार आएगी ना, बवाल ही मचाएंगे। कांग्रेस की भाई। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है किया नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। अपनी मस्जिद के लिए भी ऐसे ही करेंगे। कौन? वो भी नहीं। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मस्जिद में जाकर और कुछ नहीं करते। तो देखा आपने किस तरीके से हेट्रेड वाली वीडियोस, गलत वीडियोस, गलत सोच, गलत फ्रीडम ऑफ स्पीच है। गलत लोग कुछ भी बोल रहे हैं फिर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देश के लीडर के खिलाफ गलत बोलेंगे, देश में धर्म के खिलाफ गलत बोला जाएगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, और फिर भी देश में डिक्टेटरशिप हो गई है, देश तानाशाही की तरफ बढ़। पॉइंट क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जहाँ तक मुझे पता है लास्ट टाइम इमरजेंसी गांधी परिवार की टाइम पर लगी थी, ना कि नरेंद्र मोदी के टाइम पर। सब अच्छे से चल रहा है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, फिर भी ये क्या कहेंगे? कंट्री बढ़ रही है डिक्टेटरशिप की ओर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नॉट अबाइडिंग बाय द प्रोसीजर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल ओपोनेंट है जो बाहर मज़े नहीं कर रहा? अपने राहुल गांधी जी बाहर हैं, ममता जी बाहर हैं, मायावती जी बाहर हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी घोटाला करेंगे और उन्हें ईडी घोटाले में पकड़ेगी तो वो डिक्टेटरशिप हो गया। मतलब अगर कोई लॉ बना है, कोई रूल बना है, तो उसके तहत, उसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर को लिया जा रहा है, उसको गलत करने से रोका जा रहा है, तो वो डिक्टेटरशिप हो गया। ये कर रहे थे जो अभी तक वो सब ठीक था, इन्होंने घोटाले करे तो ठीक है, घोटाले करने वालों को पकड़ा जाए तो डिक्टेटरशिप है, तो तानाशाही है। वाह भाई वाह। ये तो हो गई डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स जाते हैं अगेंस्ट।
कि किस तरीके से इंडिया किसी भी डिक्टेटरशिप के रूल के अंदर नहीं है, ना वो कभी हो सकता है। इंडिया हमेशा से एक डेमोक्रेसी था और हमेशा एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं बाकी पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट है डेप्ट थ्योरी। ध्रुव राठी जी ने डेप्ट के बारे में क्या कहा देख लीजिए। 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। बात करते हैं इंडिया की डेप्ट की। एक कंट्री दो तरीके से डेप्ट लेती है, एक्सटर्नली और इंटरनली। डेप्ट मेजर करा जाता है एज अ परसेंटेज टू जीडीपी। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज जस्ट 6%, तो वन ऑफ द लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज जस्ट 18.7%, जो कि 23.2% था 2014 में। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन को भी $30 ट्रिलियन डेप्ट में है वो। उसने भी बाहर से $30 ट्रिलियन का लोन लिया हुआ है। तो डेट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक उद्योग हो, चाहे वो एक कंट्री हो, चाहे वो एक इंसान हो। हर किसी को काम चलाने के लिए उधारी की ज़रूरत पड़ती है। बट उसको कंपेयर करना कि वो 2014 में कम थी और आज ज़्यादा है और उसको गलत तरीके से दिखाना सरासर गलत है। ये तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट आता है अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट की। ऐसा कहा जा रहा है कि एक तानाशाह ध्रुव राठी के द्वारा, जो कि डिक्टेटर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया कि ये तानाशाह ने ईडी को कंट्रोल करा है और इन्होंने भेजा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करा जाए। ठीक है, ईडी ने सिर्फ चार्जेस लगाया। अरेस्ट किसने करा? अरेस्ट को ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट भी बायस्ड हो गया, हाई कोर्ट भी गलत हो गया, हाई कोर्ट भी पिक किया इनके हिसाब से। तो मतलब अब देश के कोर्ट पे भी सवाल उठेंगे। चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत सच्चे थे, तो इन्होंने 9 समन क्यों मिस करे? क्यों मिस करे इन्होंने 9 समन्स? नहीं आए ना वो। बहुत बढ़िया थे, बहुत सच्चे थे, कुछ गलत नहीं करा उन्होंने। ईडी के टॉप ऑफिशियल्स की फैमिली डिटेल्स अरविंद केजरीवाल जी के घर पे क्या कर रहे थे? उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को बिना कोई वजह जेल डाल दिया गया है। कोई वजह नहीं थी, कोई उनके चार्जेस प्रूफ नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस वो जेल में ऐसे ही डाल दिए गए हैं। जेल में किसने डाला है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल नहीं दी तो उसने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द वन क्लियर ग्राउंड इन द PMLA केस that was tentatively supported by material and evidences was the 338 crore excess profit earned by the wholesalers due to changes made in the policy। जो लिकर पॉलिसी बनाई गई उसमें 330 करोड़ एक्सेस प्रॉफिट कमाया। उसके चार्जेस पे इनको करा गया है। सारे एविडेंसेस हैं, सारे सबूत हैं। ऐसे ही नहीं सिसोदिया जी को जेल में डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चॉइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। उनके एक रात पहले ही उनके पास लिस्ट थमा दी गई और फिर उनको अगले दिन ही चूज़ करना पड़ा, उनके ऊपर फोर्स करा गया। क्या है ये? एक एक्ट में जब लिखा हुआ है कि हम एक ऑपोजिशन के लीडर को लेंगे इलेक्शन कमिश्नर चूज़ करने के लिए, तो उसमें अधीर रंजन चौधरी जी को सब लोगों ने चूज़ करा है। ठीक है, जब ऑपोजिशन का लीडर ही अपना सही से काम नहीं कर रहा है, वो खुद ही इतनी लिस्ट को नहीं देखे पा रहा है, वो खुद ही नहीं पहचान रहा है, वो खुद ही जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, मतलब उसकी मर्ज़ी के बगैर इलेक्शन कमिश्नर चूज़ कर दिए गए, ये कहना चाहते हैं वो? कुछ नहीं है। तीनों की मौजूदगी, तीनों की मर्ज़ी के साथ इलेक्शन कमिश्नर चूज़ हुए। बाहर आके आप कुछ भी भांडा फोड़ करें, बाहर आके आप कुछ भी बोलें, कुछ भी गलत बोलें, उससे मतलब नहीं बनता। जिस समय आप वहाँ थे, आपने खुद चूज़ करा होगा, तभी आज इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वहाँ पर। पॉइंट है, वो ध्रुव राठी जी को देश का कानून नहीं पसंद आ रहा,
कि ये कानून क्यों लाया गया है, जिस पे अरविंद केजरीवाल जी ने भी रिएक्ट करा है। फ्री अंटिल प्रूवन गिल्टी था और उसको हटाकर कर दिया गया है कि आप तब तक दोषी माने जाएंगे जब तक आप इनोसेंट नहीं प्रूव हो जाते। मतलब कि एक इंसान अगर कोई उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए तो वो जेल में डाला जाएगा, फिर उससे पूछताछ करी जाएगी। जबकि पहले होता था सालों तक पूछताछ चलती थी, फिर इंसान फरार कर दिया जाता था कि नहीं ये तो बहुत सच्चा है। 4 नेता को छोड़ो और 140 करोड़ देशवासियों का सोचो। 4000, 5000, लाखों ना जाने कितने गुंडे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, रोज़ गुंडागर्दी करते हैं, रोज़ कत्ल करते हैं। और होता क्या है, 3 साल 4 साल तक केस चलता है, वो बाहर घूमते हैं। जिसके साथ बुरा हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, वो घुट के रहता है, वो पिसता है। और कोई एविडेंस, कोई गवाह, कोई कभी भी होता है, वो बाहर होते हैं, उसको मरवा देते हैं, कटवा देते हैं, उसको छिपा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, लेकिन कभी भी उनका गुनाह नहीं प्रूफ हो सकता। आज क्या हो रहा है, अगर वो दोषी करार दिए गए तो वो पहले जेल में डाले दिए जा रहे हैं, जेल में डाल दिए गए, उनकी पूरी जितनी भी फौज होती है वो भी पूरी जेल में डाल दी जा रही है। अब कौन बचा? कोई नहीं बचा। अब जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट के सामने पेश होते हैं, जो लोग हैं वो गवाही देते हैं और उनको सज़ा मिलती है। देशवासियों को अगर सुख मिल रहा है, अगर उनको अच्छा एक देशभक्त मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आदमी मिला है जो ऐसे कानून ला रहा है, तो इनको गलती लग रही है। इनके साथ ये दिक्कत है, इनके खुद के घोटाले हैं, उस पे इनको जेल जाना पड़ रहा है, इनको ये दिक्कत है। कल क्या होता, अभी अगर ये कानून ना आया होता, इनका घोटाला प्रूफ ना होता, ये बाहर रह रहे होते, सारे एविडेंसेस तबाह कर देते। जो डिटेल्स इनके पास ईडी के फैमिली मेम्बर्स की थी उनको डराते धमकाते, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करते, जो आज तक होता आया है। तभी तो सारे घोटालों का एविडेंसेस मिलते नहीं हैं, तभी लोग जेल नहीं जाते हैं। आप ये वीडियो देखिए मिस्टर ध्रुव राठी जी की। बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है, चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि तो इसमें इन्होंने बताया कि कैसे आप कोई भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर गलत चीज़ को सही और सही चीज़ को गलत दिखा सकते हैं, जो कि ये अपनी हर वीडियो में करते हैं। अभी जो इन्होंने रिसेंटली वीडियो अपलोड करी, इसमें इन्होंने गांव माता पे हाथ फहराते हुए बताया कि कैसे इंडिया 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का, और डिक्टेटर को फ़र्क नहीं पड़ता एक जानवर के इमोशंस का। इंडिया में गौ माता की हत्या करके एक्सपोर्ट करना टोटली बैंड है। इंडिया में सिर्फ कुछ ही मीट्स अलाउड हैं, जैसे कि शीप, बफेलो, गोट। में भी अगर आपको इन 3 का मीट एक्सपोर्ट करना है तो एक APEDA जैसी बॉडी बनाई गई हुई है, जिसकी आपकी परमिशन लेना ज़रूरी है, और ये सिर्फ 10 स्टेट्स में लागू होती है। आज का अपना अगला और आखिरी पॉइंट लेके आते हैं देश की EVM मशीन्स को लेके। EVM वो मशीन्स हैं जिनसे हमारी वोटिंग होती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता जी हो, हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि EVM हैक्ड है। EVM से कंडक्ट ना कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। अगर EVM हैक्ड हैं तो कांग्रेस 3 स्टेट्स में कैसे जीती? आप पंजाब और दिल्ली में कैसे जीत रही है? वहाँ पे भी बीजेपी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही जवाब है कि अगर EVM हैक्ड हैं तो कोई भी जगह पर कोई और प्रत्याशी कैसे जीत रहा है? सब जगह पर कांग्रेस होनी चाहिए या फिर सब जगह पर बीजेपी होनी चाहिए? हो रहा है कि कई जगह पे बीजेपी है और कुछ जगह पे कांग्रेस है और कुछ जगह पे आप है। इस जो ध्रुव राठी जी भूल गए वो ये 2005 का स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला, जो कि 1100 करोड़ रुपए का था। 1999 से लेकर 2009 तक सिंचाई घोटाला, जो कि 35,000 करोड़ रुपए का था। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, जो कि 70,000 करोड़ रुपए का था। 2009 में सत्यम घोटाला, जो कि 7855 करोड़ रुपए का था। 2008 में 2G घोटाला, जो कि 1.76 लाख करोड़ रुपए का था। 2013 में शारदा चिट फंड घोटाला, जो कि 2500 करोड़ रुपए का था। 2012-13 में ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, जो कि 3600 करोड़ रुपए का था। 2012 में कोयला घोटाला, जो कि 1.86 लाख करोड़ रुपए का था। 2012 में ट्रक खरीद घोटाला, जो कि 14 करोड़ रुपए का था। ये सारे घोटाले और ना जाने कितने घोटाले की टोटल जो आती है
कैलकुलेशन वो आती है 482069000000। इतना लंबा अमाउंट है जिसको मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ। इतना तो इन्होंने सिर्फ घोटाला करा। सारे पॉइंट्स रखने के बाद पता नहीं आप लोग को समझ में आया हो या ना आया हो, मुझे ज़रूर समझ में आ गया है। इंडिया नेवर वॉज, इंडिया नेवर इज़ एंड इंडिया नेवर विल बी अ डिक्टेटेड कंट्री। ये हमेशा एक डेमोक्रेसी रहेगी। ये गवर्नमेंट 10 साल से इसलिए है क्योंकि 10 साल से भारत की जनता ने इसको चूज़ करा है, श्री नरेंद्र मोदी जी को चूज़ करा है अपने लीडर के रूप में। ध्रुव राठी जैसे लोग जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया से पैसा कमाते हैं, इनको इंडिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना इनके भाषण की, ना ही, क्योंकि ये सिर्फ यूथ को, इंडिया के लोगों का सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जब ये मोदी गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं, जब ये इंडिया की बुराई कर रहे हैं, तो ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की भी बुराई कर रहे हैं। बट द पीपल ऑफ इंडिया condemn any false claims and any false news that is given in the name of India. Because India is India and India will always be a sovereign, democratic, republic, socialist and a secular country. और हम भारतीय अपने बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट को वोट करेंगे जो भारत को आगे 100 साल ले जाए, ना कि 500 साल पीछे। ये वीडियो अपने हर उस साथी के साथ जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है या जिसका नहीं भी हुआ है, ताकि वो गर्व से कह सके हम हिंदुस्तानी हैं और जो गवर्नमेंट चूज़ करी है वो हमने खुद चूज़ करी है। जय हिंद, जय भारत।